बिलियन चैप्टर के आज के लेक्चर में आपका स्वागत है। बिलियन चैप्टर का ये 16वां लेक्चर है। इससे पहले बिलियन चैप्टर के 15 लेक्चर को राइट वे केमिस्ट्री के यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिया गया है। सो आप इस चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब करके रेस्ट सभी लेक्चर को देख सकते हैं, ताकि ये लेक्चर भी आपको समझने में दिक्कत नहीं हो। आज का टॉपिक है, हमने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पहले से स्टार्ट कर रखा है, जिसमें आज हमें कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का चौथा प्रॉपर्टीज पढ़ना है, परासरणी दाब। ध्यान रखिएगा, हमने यहाँ पे टॉपिक का हेडिंग लिया है परासरण एवं परासरणी दाब, ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। बट ये आपको ध्यान में रखना है कि परासरण ये अनुशंक गुणधर्म नहीं है। अनुशंक गुणधर्म है क्या? परासरणी दाब। तो अब हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं, तो उसमें हमने परासरण को क्यों शामिल कर लिया? जब तक हमें परासरण नहीं समझ में आएगा, तब तक हम परासरणी दाब के बारे में बिल्कुल भी नहीं बातें कर सकते। क्यों नहीं? तो परासरणी दाब परासरण को ही बंद करने के लिए लगाया गया दाब है। अतः ऑस्मोटिक प्रेशर को सीखने के लिए हमें ऑस्मोसिस प्रक्रिया का ज्ञान होना अति आवश्यक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ऑस्मोसिस, उसके बाद फिर डिस्कस करेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर। ये है क्या? तो परासरण किसे कहते हैं या परासरण क्या है, सबसे पहले इस बात को डिस्कस कर लिया जाए। ये दो टब है, दो बर्तन है। एक बर्तन में तनु विलयन है और दूसरा बर्तन में सांद्र विलयन है। यदि आप शुरू से ही चैप्टर्स को पढ़ रहे हैं तो आपको पता है तनु विलयन का सांद्रता निम्न होता है और सांद्र विलयन का सांद्रता उच्च होता है। अब इस दोनों विलयन को अर्धपारगम्य झिल्ली के सहायता से पृथक कर दिया गया है। ये बीच में एक पाइप लगाया गया और पाइप में एसपीएम लगा दिया गया है, सेमी परमेम्ब्रेन मेंबर लगा दिया गया है। अब हुआ क्या, जैसे ये लगाया गया तो देखा गया कि तनु विलयन का विलायक ये मूव करने लगा। किधर मूव करने लगा? तो सांद्र विलयन की तरफ। किसके तरफ? सांद्र विलयन की तरफ। ये प्रक्रिया तनु विलयन का विलायक सांद्र विलयन की तरफ प्रवेश करने लगा। इसी प्रक्रिया को हम परासरण कहते हैं। मीन्स परासरण का डेफिनेशन यदि आप नोट करना चाहें तो लिख सकते हैं। ऑस्मोसिस का डेफिनेशन कि तनु विलयन एवं सांद्र विलयन को अर्धपारगम्य झिल्ली के सहायता से पृथक किया जाता है, तो तनु विलयन का विलायक एसपीएम को पार कर सांद्र विलयन में प्रवेश करने लगता है। यह प्रक्रिया परासरण कहलाता है। ध्यान रखिएगा, परासरण प्रोसेस में केवल और केवल विलायक का पार्टिकल्स ही एसपीएम को पार करता है, विलय का पार्टिकल्स पार नहीं करता है। तो परासरण का डेफिनेशन हो गया। अब परासरण में एक बातें और सामने आया कि परासरण की क्रिया किस दिशा से किस दिशा में होती है? निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर होती है, या आप बोल सकते हैं तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर होती है। तो ये प्रक्रिया कब तक होते रहेगी? तो ये प्रक्रिया तब तक होते रहेगी जब तक कि दोनों का सांद्रता आपस में इक्वल नहीं हो जाए। कैसे? तो जरा समझते हैं। जैसे ये स्थिति है कि एक के पास 10 रुपए है और दूसरे के पास 5 रुपए है, तो दोनों इक्वल कब होगा? ए और बी, मीन्स ए के पास 10 रुपए और बी के पास 5 रुपए। ए अपना कुछ रुपए बी के पास ट्रांसफर करेगा, तब तक ट्रांसफर करते रहेगा जब तक कि इक्वल ना हो जाए। अब दोनों के पास समान रुपए आ चुका है, समान अमाउंट आ चुका है। सेम वही प्रक्रिया यहां पर भी है कि तनु विलयन का विलायक जब सांद्र विलयन में प्रवेश करने लगता है, यानी पानी इसमें आने लगता है और इससे पानी निकलने लगता है, तो पानी जब इससे निकलकर उसमें जाता है, इसका गाढ़ापन बढ़ते जाता है, इसका गाढ़ापन बढ़ते जाता है और इसका गाढ़ापन घटते जाता है। एक समय ऐसा आता है कि दोनों का गाढ़ापन, जिसको आप साइंटिफिक लैंग्वेज में
सांद्रता कहते हैं, वो दोनों आपस में जाकर इक्वल हो जाता है, बराबर हो जाता है। तो जब इसका सांद्रता और इसका सांद्रता दोनों आपस में बराबर हो जाता है तो परासरण की क्रिया रुक जाती है, बंद हो जाती है। ये तो रहा नेचुरल तरीका। नेचुरल तरीका से कब बंद होगा? जब C1 बराबर C2 हो, यानी तनु विलयन का सांद्रता और सांद्र विलयन का सांद्रता दोनों आपस में इक्वल हो जाए, तब ये परासरण रुक जाएगा। लेकिन इमेजिन करो कि ऐसा नहीं होता है या ऐसा होने में ज्यादा समय लगता है, हमें बीच में ही रोकना हो, तब हम क्या करेंगे? तब हम सांद्र विलयन के ऊपर एक दाब लगाते हैं। वह दाब जिसके कारण परासरण की क्रिया बंद हो जाती है, उसे परासरणी दाब कहते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। यही ऑस्मोटिक प्रेशर चौथा और अंतिम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है डाइल्यूट सॉल्यूशन का। अब डिस्कस करना है कि ये परासरणी दाब का सिंबल पाई है, ठीक है, ये तो एक सिंबल है, इसको हम डिटरमाइन कैसे करेंगे, ज्ञात कैसे करेंगे? उससे पहले एक बार फिर से आप परासरणी दाब का डेफिनेशन सुन लीजिए। सांद्र विलयन पर अध्यारोपित यानी लगाया गया वह न्यूनतम दाब जिसके कारण परासरणी की क्रिया बंद हो जाती है, यानी तनु विलयन का विलायक सांद्र विलयन में प्रवेश करना रुक जाता है, उसे परासरणी दाब कहते हैं। इसे पाई से सूचित किया जाता है। ये पाई बराबर एक फॉर्मूला बनकर आता है CRT। इसी लेक्चर में हम ये भी देखेंगे कि पाई बराबर CRT कहाँ से आया, ठीक है। तत्काल में हमने ये जानना था कि सांद्र विलयन पर लगाया गया दाब जिसके कारण परासरणी की क्रिया बंद हो जाती है, उसे परासरणी दाब कहते हैं। इमेजिन करो कि यदि सांद्र विलयन पर लगाया गया दाब थोड़ा अधिक हो जाए, जैसे मानते हैं कि परासरणी दाब 15 ATM है, इस विलयन के लिए मान लिया कि परासरणी दाब 15 ATM है, हमने गलती से इस पर 20 ATM प्रेशर लगा दिया। 15 की जगह कितना ATM प्रेशर लगा दिया? 20 ATM। अब क्या होगा? तो अब सांद्र विलयन का विलायक तनु विलयन में प्रवेश करने लगेगा, उल्टा हो जाएगा। जब इस पर ज्यादा प्रेशर हम लगा देंगे, ज्यादा दबाव पड़ेगा, तो इधर का पार्टिकल्स इधर आने लगेगा। ये प्रोसेस कहलाएगा प्रतिलोम या उल्टा परासरण, रिवर्स ऑस्मोसिस। तो क्वेश्चंस ये भी पूछे जाते हैं कि रिवर्स ऑस्मोसिस किसे कहते हैं, प्रतिलोम परासरण किसे कहते हैं। ध्यान रखिएगा कि सांद्र विलयन पर अध्यारोपित दाब का मान परासरणी दाब से अधिक हो, परासरणी दाब से अधिक हो तो परासरण की क्रिया विपरीत दिशा में होने लगता है, उसे प्रतिलोम परासरण या उल्टा परासरण कहते हैं। मीन्स प्रतिलोम परासरण या उल्टा परासरण का मान, इसका मान हमेशा अधिक होता है। इसके लिए जो दाब क्रिएट होता है वो दाब का मान अधिक होता है। किससे? पाई से, ठीक है। तो पाई से अधिक मान रहेगा तभी प्रतिलोम परासरण होगा। तो आपने यहाँ देखा कि परासरण किसे कहते हैं, फिर आपने पढ़ा कि परासरणी दाब क्या है, और फिर आपने देखा प्रतिलोम परासरण की घटनाएं कब होती हैं। अब रही बात कि पाई बराबर CRT, ये फॉर्मूला आया कहाँ से? तो इस फॉर्मूला को हम लोग प्राप्त कर लेते हैं कि पाई बराबर CRT कहाँ से आया और इसे कैसे करके सत्यापित करते हैं, ताकि इससे संबंधित आंकिक प्रश्न को भी किया जा सके। पाई बराबर CRT का सत्यापन बॉन्ट हॉफ के तनु विलयन के सिद्धांत के द्वारा होता है, यानी बॉन्ट हॉफ महोदय ने इस थ्योरी का सत्यापन किया। बॉन्ट हॉफ ने बॉयल के नियम, चार्ल्स के नियम और एवोगाड्रो के नियम को मिलाकर इस सिद्धांत को बनाया। तो देखते हैं कि कैसे करके बॉन्ट हॉफ ने इस सिद्धांत को बनाया। तो सबसे पहले हम चलते हैं अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ। बॉयल्स का नियम क्या कहता है? बॉयल्स का नियम कहता है कि आयतन व्युत्क्रमानुपाती दाब। अब दाब प्रेशर P, लेकिन यहाँ परासरणी दाब की बात है तो हम पाई यूज करेंगे। मीन्स आयतन व्युत्क्रमानुपाती पाई, लेकिन इस प्रक्रिया के लिए T एंड यानी टेम्परेचर एंड मोल
कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं हो। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। इसी प्रकार से उन्होंने सहारा लिया फिर अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ। चार्ल्स कहते हैं कि गैस का आयतन ताप के समानुपाती होता है। इसे हम इक्वेशन सेकेंड कर लेते हैं। और इस दौरान प्रेशर पाई, लेकिन ऑस्मोटिक प्रेशर है, सॉरी प्रेशर पी, ऑस्मोटिक प्रेशर है तो पाई यूज करेंगे। पाई एंड एन यानी मोल क्या होना चाहिए, तो कांस्टेंट होना चाहिए। फिर अगेन उन्होंने तीसरा नियम का सहायता लिया अकॉर्डिंग टू एवोगाड्रोस लॉ। और एवोगाड्रो कहते हैं कि किसी भी गैस का आयतन जो है वो उसके मोल के समानुपाती है। ये इक्वेशन थर्ड हो गया। इस क्रिया के दौरान टेम्परेचर एंड प्रेशर कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, अब तीनों इक्वेशंस को देखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। इस तीनों इक्वेशंस को डिस्कस करेंगे तो आयतन व्युत्क्रमानुपाती प्रासरणी दाब, आयतन समानुपाती ताप, आयतन समानुपाती मोल। सो आयतन व्युत्क्रमानुपाती प्रासरणी दाब, समानुपाती ताप, समानुपाती मोल। कुल मिलाकर ये कि आयतन समानुपाती, टेम्परेचर एंड मोल एंड व्युत्क्रमानुपाती प्रेशर। अब देखिए समानुपातिक सिंबल्स को हटाने के लिए कांस्टेंट यूज करते हैं। वो कांस्टेंट यहाँ पर हम ले लिया आर Tn अपॉन पाई। तो हमें चाहिए क्या फॉर्मूला, पाई का चाहिए, इसलिए पाई बराबर एन आर टी बटा भी। अब आप याद करो कि आपने पढ़ा C बराबर एन बटा भी। किसी विलयन के प्रति एकांक मोल में, सॉरी किसी विलयन के प्रति एकांक लीटर आयतन में उपस्थित विलय के मोल को सांद्रता कहते हैं। सो यहाँ से एक इवेंट और आ जाएगा कि पाई बराबर CRT। यही है वांट ऑफ के तनु विलयन का सिद्धांत। और इस प्रकार से प्रासरणी दाब पाई बराबर CRT का सत्यापन भी होता है। प्रासरणी दाब के फॉर्मूला को हमने और तोड़ दिया ताकि न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस को बनाने में बिल्कुल भी दिक्कत ना हो। आपने पहले से पढ़ रखा है बैक क्लास में कि सांद्रता बराबर विलय का भार बटा अनुभार गुना 1000 बटा V ml। उसी चीज़ को यहाँ पे हमने फिट कर लिया। C बराबर x बटा WT गुना 1000 बटा V ml इंटू RT। अब किसका मतलब क्या है, तो जहाँ पाई का मतलब प्रासरणी दाब, C का मतलब सांद्रता, R का मतलब सर्वात्रिक स्थिरांक, जिसका मान होगा 0.0821 लीटर ATM पर केल्विन पर मोल। आगे के क्लास में हम लोग इसे भी कैलकुलेट करने के लिए सीखेंगे कि ये वैल्यू आखिर आया कैसे, या इसी को लिख सकते हैं 0.0831 लीटर वार पर केल्विन पर मोल। टेम्परेचर ऑलवेज हमें केल्विन में चाहिए और विलय का भार ग्राम में चाहिए। x जो कि विलय का भार था, WT विलय का अनुभार है, V विलयन का आयतन है। अब इस पर हमें आंकिक प्रश्न को भी करके देखना चाहिए कि किस प्रकार के आंकिक क्वेश्चंस बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। विलियन चैप्टर्स के लिए ये एक बेहतर टॉपिक है जिसका क्वेश्चंस बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। तो चलिए हम लोग एक दो एग्जाम्पल ले लेते हैं और एग्जाम्पल के ऊपर भी काम करके देख लेते हैं कि इस पर कैसे आंकिक प्रश्न बनते हैं। प्रासरणी दाब से संबंधित दो आंकिक प्रश्न हमने यहाँ पर लिखा है। अब इसे सॉल्व करके देखते हैं कि इसका सॉल्यूशन कैसे होता है। पहला क्वेश्चन कहता है कि 27 डिग्री सेल्सियस ताप पर 5% यूरिया के जरिए विलयन का प्रासरणी दाब ज्ञात करें। विलयन बना कैसे, यूरिया NH2CO NH2 प्लस वाटर इक्वल टू सॉल्यूशन। ये 5% है तो हमने मान लिया कि विलयन का आयतन 100 ml है, मीन्स विलय का भार 5 ग्राम होगा। हमें इस तरह के क्वेश्चंस में ये मानकर चलना पड़ेगा कि सॉल्यूशन का डेंसिटी 1 है। विलय यूरिया है, यूरिया का अनुभार आप पहले से भी निकाल कर रखे हैं, 60 ग्राम पर मोल हो गया और विलयन का आयतन आ चुका है।
आर का मान प्रश्न में दिया गया 0.0821 लीटर एटीएम पर केल्विन पर मोल। साथ ही साथ टेम्परेचर भी गिवन है 27 डिग्री सेल्सियस मीन्स 27 प्लस 273 इक्वल टू 300 केल्विन। अब आप करोगे क्या, तो सूत्र लगाओगे। आपको निकालना क्या है, प्रासंगिक दाब निकालना है, मीन्स सॉल्यूशन का पाई क्या होगा। तो चूंकि पाई बराबर x बटा डब्ल्यू टी गुना 1000 बटा V इन ml गुना RT, इसलिए पाई इक्वल टू वैल्यू ऑफ x, x का वैल्यू 5, WT 60 गुना 1000 बटा 100 गुना 0.0821 गुना 300 केल्विन। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ये हो गया 12 पंचे 60, 1 2 1 2 0 कैंसिल। अब इस पॉइंट्स को उड़ा लो तो नीचे 1 2 3 4 लड्डू आ जाएंगे। 1 2 1 2 कैंसिल, ये एक और ये भी एक कैंसिल। 3 चौका 12, बचा कितना, तो 821 बटा 4 दहें 40, इतना एटीएम आंसर होगा। आई होप कि आप निश्चित रूप से भाग करके देख लेंगे कि इसका आंसर कितना आ रहा है। 40 दूना 80, लगभग 20 के आसपास। तो आप इसे सॉल्व कर लेंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, 30 डिग्री सेल्सियस ताप पर एक शर्करा विलयन का प्रसारण दाब इतना है। पाई बराबर दिया गया 24.6 एटीएम है। तो विलयन का सांद्रता निकालें। C बराबर वाट, R बराबर 0.0821 लीटर एटीएम पर केल्विन पर मोल। आपने फॉर्मूला पर रखा है पाई बराबर CRT, और इसी को जब हम तोड़ते थे तो पाई बराबर x बटा WT। अभी हालांकि इतना डेरिवेटिव की आवश्यकता नहीं है, हमें C निकालना है। तो C निकालने के लिए हम फॉर्मूला लगा लेते हैं, C बराबर पाई बटा RT। अब आप निश्चित रूप से पाई का मान रख दीजिए, R का मान रख दीजिए, T का मान रख दीजिए, तो कॉन्सेंट्रेशन आपका कैलकुलेट होकर आ जाएगा 24.6 बटा R का मान 0.0821। T का मान कहां से लाएंगे, तो देखिए क्वेश्चंस में दिया गया है T 300 केल्विन। अब आप इसको सॉल्व कर लिए, इतना मोल प्रति लीटर, ये इस विलयन का सांद्रता आ गया। अब हम इसी लेक्चर में ये भी सॉल्व करके देख लेते हैं कि सार्वत्रिक स्थिरांक R का मान 0.0821 लीटर एटीएम पर केल्विन पर मोल कैसे आता है, ताकि क्वेश्चंस जब पूछा जाए कि सार्वत्रिक स्थिरांक का मान आप ज्ञात करें तो इसे भी आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। सार्वत्रिक स्थिरांक R के मान का निर्धारण कैसे करेंगे, तो देखते हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल कांस्टेंट, और इसी को आप गैस कांस्टेंट भी कहते हैं। तो इसे हम लोग डिटरमाइन कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर फॉर एनटीपी। तो अकॉर्डिंग टू एनटीपी के अनुसार जब नॉर्मल टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस यानी 273 केल्विन होता है और नॉर्मल प्रेशर 1 एटीएम होता है, तो यदि उस समय हम गैस का अमाउंट 1 मोल लें तो निश्चित रूप से उसका आयतन 22.4 लीटर होगा। तो अब इसी से हम वर्क करते हैं। ये तो हो गया एनटीपी के अनुसार डाटा। अब अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन वही है जो अभी आपने बार्न हॉफ के नियम में पढ़ा, पीवी बराबर एनआरटी। ये आइडियल गैस इक्वेशन है। इसी को अभी हम लिखते थे पीवी बराबर एनआरटी फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन, इसलिए P इक्वल टू एन बटा वी इंटू आर टी, ये C बन गया था और P को हमने पाई बोल दिया था, तो पाई बराबर CRT। ये आइडियल गैस इक्वेशन है, जबकि इसी को प्रासंगिक दाब के लिए हम सूत्र कैलकुलेट करके निकाले थे। तो आइडियल गैस इक्वेशन से चल के हम R का मान निकाल सकते हैं, इसलिए R बराबर PV बटा NT। अब प्रेशर का वैल्यू है कितना, तो 1, ये एटीएम में है ध्यान रखिएगा। आयतन का वैल्यू कितना है 22.4
4 बटा मोल 1 है और टेम्परेचर 273 है। इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो 22.4 बटा 273 एक एक से गुना कर देंगे, ये उतना ही आने वाला, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अब जब 22.4 में 273 से डिवाइडेड करेंगे तो 0.0825051 ये आता है। अब हम यदि सिग्निफिकेंट फिगर से चलें, सार्थक अंक से चलें, तो हम चाहते हैं कि ये अंक हटा लें। हम ये अंक हटा लें, यहाँ 5 है लेकिन उसके आगे 1 है जो कि ज़्यादा है, 5 से ज़्यादा है, 5 से ज़्यादा है, एक अंक हटाएंगे तो ये 0 से 1 हो जाएगा, 0.0821। ये अब यूनिट थोड़ा तैयार कर लेते हैं कि यूनिट कहाँ से आए। देखो, प्रेशर एटीएम में है, आयतन लीटर में है, एन मोल है और टी टेम्परेचर है जो कि केल्विन है। इसको आप चाहो तो लिख सकते हो लीटर एटीएम पर केल्विन पर मोल। तो ये हमारा आ गया लीटर एटीएम पर केल्विन पर मोल। अब थोड़ा सा यहाँ पर और चर्चा करते हैं। बहुत बार आर को ऐसे भी लिखा जाता है कि 0.0821 लीटर एटीएम पर डैग। ध्यान रखिएगा ये पर डैग कहां से आया। तो एक डैग बराबर 1 केल्विन मोल होता है। अब इसलिए 1 पर केल्विन पर मोल है जिसको हम लिख सकते हैं 1 पर डैग। ऐसे करके इसका वैल्यू आपके पास आ चुका है। तो ये था प्रासरण और प्रासरणी दाब। ये एक बेहतर टॉपिक है, इस पर क्वेश्चंस बोर्ड एग्जामिनेशन में निश्चित रूप से पूछा जाता है। साथ ही साथ बोर्ड एग्जामिनेशन में इस बात के ऊपर भी चर्चा किया जाता है कि परासरण एवं विसरण में अंतर स्पष्ट करें। ये एक बेहतर क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को कई बार पूछा गया है बोर्ड एग्जामिनेशन में कि राइट द डिफरेंस बिटवीन ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन। तो ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन में क्या अंतर है वो आपको एक बार पढ़ लेना चाहिए, असाइनमेंट्स को देखिए। साथ ही साथ यहाँ तक के टॉपिक को पढ़ने के उपरांत आपके असाइनमेंट्स में जो कि आप लेक्चर नंबर 2 से डाउनलोड कर चुके होंगे, उस असाइनमेंट में क्वेश्चन सेट 14 है और क्वेश्चन सेट 14 में अनुषंग गुणधर्म के चारों टॉपिक के ऊपर न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन लिखा गया है। तो आप उस क्वेश्चंस को बनाइए, देखिए। यदि उसमें कुछ प्रॉब्लम हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर उस क्वेश्चंस को भेजिए। निश्चित रूप से आपको 8 से 10 घंटा के अंदर उसका सॉल्यूशन दे दिया जाएगा। धन्यवाद।